Assalamu alaikum. Welcome to the UNAPulse AIPGET यूनानी ऑनलाइन प्रिपरेशन सेंटर। मेरा नाम शाहिद इकबाल है और मैं यूनापल्स में सर्जरी एंड पीएसएम्स के लेक्चर लिया करूंगा। आज डेमो लेक्चर्स के तौर पे मैं सर्जरी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बर्न के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट है। बर्न एक इस तरह ऐसा वुंड है जिसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस पाया जाता है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस पाया जाता है। नेक्रोसिस के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, गैंग्रीनस नेक्रोसिस, कैशियस नेक्रोसिस, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्न में किस टाइप का नेक्रोसिस पाया जाता है। तो रिप्लाई करना, बर्न्स में कोगुलेटिव नेक्रोसिस पाया जाता है। ओके, देन टाइप्स ऑफ द बर्न। बर्न्स के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे थर्मल इंजरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट वन है वो है स्काल्ड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट है। स्काल्ड बोलते हैं कि अगर हॉट लिक्विड के स्किन के ऊपर गिर जाने की वजह से जो बर्न होता है, दैट इज कॉल्ड स्काल्ड। इसके अलावा फ्लेम बर्न है। फ्लेम बर्न बोलते हैं कि डायरेक्टली अगर किसी फ्लेम के आ जाने की वजह से डायरेक्टली फ्लेम में फ्लेम के कांटेक्ट में आने की वजह से जो बर्न होता है वो फ्लेम बर्न कहलाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है कि फ्लेम बर्न की वजह से हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा एडमिशन होता है। सबसे ज्यादा जो पेशेंट एडमिट होते हैं बर्न की वजह से, वो फ्लेम बर्न की वजह से होते हैं। इसी तरह से सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लेम बर्न की वजह से हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट होती है। सबसे ज्यादा जिस टाइप ऑफ बर्न में डेथ देखने को मिलता है वो फ्लेम बर्न है। नेक्स्ट है फ्लैश बर्न। फ्लैश बर्न बोलते हैं कि किसी भी नेचुरल गैस, अल्कोहल या कंबस्टेबल लिक्विड्स के गिरने की वजह से अगर बर्न हो तो वो फ्लैश बर्न कहलाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, यूवी रेस की वजह से भी कई बार यूवी रेस की वजह से भी हमें फ्लैश बर्न देखने को मिलता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फ्लैश बर्न किन किन वजह से हो सकता है। तो फ्लैश बर्न नेचुरल गैस के एक्सपोजर की वजह से, अल्कोहल की वजह से, कंबस्टेबल लिक्विड्स की वजह से एंड यूवी रेस की वजह से फ्लैश बर्न हो सकता है। इसी तरह से कांटेक्ट बर्न बोलते हैं कि किसी भी मेटल्स या ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स गर्म मटेरियल्स के कांटेक्ट में आने की वजह से जो बर्न होगा, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट बर्न। इलेक्ट्रिकल इंजरी की वजह से बर्न हो सकता है। केमिकल बर्न्स में एसिड एंड अल्कली दोनों आता है, दोनों की वजह से बर्न देखने को मिल सकता है। देन कोल्ड इंजरी। कोल्ड इंजरी में कोल्ड इंजरी कई सारे टाइप के होते हैं, बट बर्न वाले जो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉस्ट बाइट में देखने को मिलेगा और किसी दूसरे कोल्ड इंजरी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। फ्रॉस्ट बाइट क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं कि अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे, मीन 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर नीचे के टेम्परेचर पे अगर कोई बंदा एक्सपोज होता है तो उसमें फ्रॉस्ट बाइट, खास तौर पे जो एक्सपोज पार्ट है जैसे नोज है, ईयर्स वगैरह, वहां पे फ्रॉस्ट बाइट होने के चांसेस होते हैं। मीन्स इस वाले कोल्ड इंजरी के अंदर भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होने लग जाता है। जबकि इसके अलावा कुछ दूसरी कोल्ड इंजरीज हैं, जैसे चिल चिल ब्लेंस बोलते हैं कि अगर कोल्ड इंजरी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे अगर अफेक्टेड हो रहा है तो उसको हम चिल ब्लेंस बोलेंगे। इसके अंदर कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होता है। इसी तरह से एक दूसरा कोल्ड इंजरी है जिसको ट्रेंच फुट कहा जाता है। ट्रेंच फुट या इमर्शन फुट, ट्रेंच फुट
या इसी को इमर्शन फूड बोलते हैं। इसमें ये चिल ब्लेंड की तरह ही होता है, बट इसमें टेम्परेचर के साथ साथ कोल्ड टेम्परेचर, मतलब लो डिग्री फ्रीजिंग टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर होगा, बट वो वेट कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर वेट कंडीशन में हो तो ट्रेंच फूड हो जाएगा। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सोल्जर्स थे, वो एक डिग करके वहां पे काफी दिनों तक खड़े हुए थे कोल्ड टेम्परेचर के अंदर, और साथ ही में वहां पे पानी भी इकट्ठा था, जिसकी वजह से उनके पैर में फूट के अंदर ट्रेंच फूट हो गया था और वो गलने लग गया था। तो वो इसका बेस्ट एग्जांपल समझा जाता है ट्रेंच फूट का। उसके अलावा इंजरी के जो टाइप्स हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है, सन बर्न भी एक इम्पोर्टेंट टाइप है बर्न का। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न। बर्न्स को कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन बर्न की स्किन के थिकनेस के हिसाब से। स्किन के थिकनेस के हिसाब से 4 डिग्री के अंदर बर्न को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर सिर्फ और सिर्फ आउटर लेयर जो स्किन की होती है, मींस एपिडर्मिस, वो इन्वॉल्व होती है, वो बर्न करती है, जिसकी वजह से स्किन कैसा रेड हो जाएगी स्किन, एंड बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है फर्स्ट डिग्री बर्न। इसके अंदर ब्लिस्टर का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड फर्स्ट डिग्री बर्न्स 5 to 7 डेज के अंदर रैपिडली हील कर जाता है विदाउट एनी स्कार के, कोई स्कार भी नहीं छोड़ता है। इसमें पेनफुल ये इतना ज्यादा क्यों होता है? पेनफुल इसलिए होता है कि डर्मिस एंड एपिडर्मिस के अंदर जो पेन के रिसेप्टर होते हैं, जिसको हम नोसिसेप्टर बोलते हैं, नोसी सेप्टर, ये पेन का रिसेप्टर होता है। तो एक्चुअली ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि नोसिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, जिसको जो पेन के सेंसेशन को लेके ब्रेन तक जाता है। तो इसकी वजह से फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री के अंदर पेन बहुत ज्यादा फील होता है। सेकेंड डिग्री बर्न में जो अफेक्टेड एरियाज हैं, वो मॉटल्ड हो जाती है। मॉटल बोलते हैं कि जो टाइनी वेसल्स होती है स्किन के नीचे, वो अफेक्टेड हो जाती हैं, वो डिसरप्टेड हो जाती हैं एक्चुअली, और उसकी वजह से ब्लूइश रेड कलर का पॉइंटेड टाइप का वो कलर देखने को दिखता है। इसी तरह से सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर स्किन रेड हो जाएगी, और ये भी काफी ज्यादा पेनफुल होता है, जो मैंने ऊपर बताया नोसिसेप्टर जो पेन रिसेप्टर होता है उसके एक्टिवेट हो जाने की वजह से। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसमें ब्लिस्टर का भी फॉर्मेशन होता है, जबकि फर्स्ट डिग्री में ब्लिस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता, और ये 14 to 21 डेज के अंदर हील कर जाता है। सेकेंड डिग्री बर्न को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। एक सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न एंड दूसरा डीप सेकेंड डिग्री बर्न। सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर एपिडर्मिस एंड डर्मिस के कुछ पोर्शन इन्वॉल्व होता है, जबकि सेकेंड डिग्री बर्न्स के अंदर डर्मिस का काफी सारा पोर्शन इन्वॉल्व होता है, काफी सारा पोर्शन अफेक्टेड होता है बर्न की वजह से। तो उसको हम डीप सेकेंड डिग्री बर्न बोलते हैं। देन थर्ड डिग्री, थर्ड सॉरी, थर्ड डिग्री में जो अफेक्टेड एरिया होता है वो चैर्ड हो जाता है। चैर्ड मीन्स जो जल जाने की वजह से ब्लैक हो जाता है, उसको चैर्ड बोलते हैं। तो पूरी तरह से जल जाता है अफेक्टेड एरिया, और ये बहुत ही ज्यादा ये पेनलेस होता है और इनसेंसिटिव होता है, बिकॉज इसके अंदर जो पेन का रिसेप्टर नोसिसेप्टर है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है नोसिसेप्टर, ये पेन का रिसेप्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है थर्ड डिग्री में भी एंड फोर्थ डिग्री में भी। इसी वजह से ये पेनलेस होता है, उतना ज्यादा पेन फील नहीं होता। बट इसके अंदर सुपरफिशियल वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाता है, एंड थर्ड डिग्री बर्न में ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। ये अपने आप से हील नहीं होता, बल्कि स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी थर्ड डिग्री बर्न के अंदर। ओके।
थर्ड डिग्री बर्न के अंदर स्कार का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ESCHAR वाला स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअली ये भी जला हुआ होता है, स्किन वहां पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। एंड फोर्थ डिग्री बर्न में मसल्स एंड बोन्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स एपिडर्मिस, डर्मिस, मसल्स एंड बोन्स भी इवन डिस्ट्रॉय हो जाता है बर्न की वजह से। तो उसको हम फोर्थ डिग्री बर्न के कैटेगरी के अंदर रखते हैं। बर्न की एक और क्लासिफिकेशन परसेंटेज ऑफ बर्न्स के हिसाब से भी किया गया है। मीन्स बर्न सिवियरिटी क्लासिफिकेशन भी इसको बोलते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। परसेंटेज ऑफ बर्न या बर्न सिवियरिटी क्लासिफिकेशन के एतबार से बर्न को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सबसे पहले हम लोग माइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, माइल्ड में क्या क्या चीज होगा या किस टाइप के बर्न्स को माइल्ड में रखा जाएगा। तो पार्शियल थिकनेस बर्न्स मीन्स सेकेंड डिग्री बर्न अगर एडल्ट्स में 15% से कम हो और चिल्ड्रंस में 10% से कम हो तो उसको माइल्ड के अंदर रखा जाएगा। मीन्स सेकेंड डिग्री बर्न या पार्शियल थिकनेस बर्न अगर एडल्ट में 15% से कम और चिल्ड्रंस के अंदर 10% से कम हो तो वह माइल्ड की कैटेगरी में आएगा। या इसी तरह से अगर फुल थिकनेस बर्न हो रहा हो, मीन्स थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री बर्न हो, तो अगर वो 2% से कम भी होगा तो भी हम उसको माइल्ड के अंदर, तो ही उसको हम माइल्ड के अंदर रखेंगे। मीन्स अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया का जो रूल ऑफ वैलेसिस रूल ऑफ 9 के जरिए से हम लोग मालूम करेंगे कि कैसे बॉडी सरफेस एरिया का कैलकुलेट किया जाता है, कितना परसेंट बर्न हुआ है, उसके जरिए से आगे आने वाला है। तो अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 2% से कम होगा तो हम उसको माइल्ड की कैटेगरी में रखेंगे। या पार्शियल थिकनेस सेकेंड डिग्री बर्न अडल्ट में 15% एंड चिल्ड्रन के अंदर 10% हो तो भी माइल्ड की कैटेगरी में आएगा। इस टाइप के बर्न्स में ओपीडी के अंदर ही पेशेंट को ट्रीट कर लिया जाता है, आईपीडी में एडमिट करने की जरूरत नहीं होती है। देन मॉडरेट, मॉडरेट की जो कैटेगरी आएगी, मॉडरेट के अंदर सेकेंड डिग्री बर्न या पार्शियल थिकनेस बर्न एडल्ट में 15 से 25% अगर हो तो हम उसको मॉडरेट के कैटेगरी में रखेंगे। या इसी तरह से चिल्ड्रंस में 10 से 20% हो तो उसको मॉडरेट के कैटेगरी में रखा जाएगा। और सॉरी, या फिर थर्ड डिग्री बर्न या फुल थिकनेस बर्न 2 से 10% के बीच में हो तो भी वो मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा। माइल्ड में क्या था, फुल थिकनेस बर्न 2% से कम था, मॉडरेट के अंदर फुल थिकनेस बर्न या थर्ड डिग्री बर्न 2 से 10% के बीच में आएगा। इसी तरह से अगर बर्न्स विच आर नॉट इन्वॉल्विंग आईज, ईयर्स, फेस, हैंड, फीट एंड पेरिनियम तो उसको भी मॉडरेट के कैटेगरी में रखा जाएगा। मीन्स अगर बर्न के अंदर आई इन्वॉल्व नहीं होता है, ईयर अफेक्ट नहीं होता है, फेस, हैंड, फीट, पेरिनियम, इन एरियाज, ये एरियाज अफेक्टेड नहीं होते हैं तो भी उसको हम मॉडरेट के कैटेगरी में रखेंगे। तो मीन्स मॉडरेट के ये तीनों फीचर्स है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडरेट में इन तीनों में से कौन सा फीचर नहीं पाया जाता है, तो उस हिसाब से हमें इन तीनों फीचर्स को याद रखने हैं। देन सीवियर, सॉरी, सीवियर में सेकेंड डिग्री बर्न या पार्शियल थिकनेस बर्न एडल्ट के अंदर 25% होगा और चिल्ड्रन के अंदर 20% या 20% से ज्यादा होगा तो वो सीवियर के कैटेगरी में, मेजर के कैटेगरी में आ जाएगा। या इसी तरह से फुल थिकनेस बर्न या थर्ड डिग्री बर्न 10 या 10% से ज्यादा हो तो भी हम उसको सीवियर की कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह से वो बर्न्स जो आईज को, ईयर्स, फीट, हैंड्स, पेरिनियम को भी इन्वॉल्व कर देता हो तो भी हम उसको सीवियर की कैटेगरी में रखेंगे। या जितने भी इनहेलेशन या इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं उनको भी हम मेजर या सीवियर की कैटेगरी में रखेंगे। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है कि बर्न की वजह से बहुत ज्यादा स्मोक वगैरह या कुछ इस तरह के टॉक्सिक गैसेस रिलीज होते हैं जिसको हम इनहेल कर लेते हैं या जिसको हम रिस्पायरेशन के थ्रू ले लेते हैं, तो वो इस मेजर के अंदर आएगा। इसी तरह से मेजर के अंदर एक और चीज है कि अगर इंजरी के साथ साथ अगर
बर्न के साथ साथ कुछ फ्रैक्चर या मैकेनिकल ट्रॉमा भी हो गया हो तो भी, बर्न के साथ साथ कुछ मैकेनिकल ट्रॉमा या मेजर या फ्रैक्चर भी हो तो भी हम उसको फोर्थ मतलब सीवियर की कैटेगरी के अंदर रखेंगे, मेजर की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो हमें याद रखना है कि मेजर में की कैटेगरी में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, माइल्ड में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, एंड मॉडरेट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बर्न की, बर्न के स्किन के थिकनेस के हिसाब से होती है, जिसका बार बार ऊपर जिक्र भी आ रहा था कि पार्शियल थिकनेस बर्न्स एंड फुल थिकनेस बर्न्स। पार्शियल थिकनेस बर्न्स में सेकेंड डिग्री बर्न आता है, मींस एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों ही पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे, मतलब डर्मिस के लेयर तक बर्न का असर होगा, बर्न अफेक्टेड करेगा। जबकि फुल थिकनेस बर्न में थर्ड डिग्री बर्न या फोर्थ डिग्री बर्न आता है, इसके अंदर स्किन के तमाम लेयर्स अफेक्टेड होते हैं, साथ ही में मसल्स एंड बोन्स, इवन बोन्स तक अफेक्टेड हो जाते हैं, तो उसको हम फुल थिकनेस बर्न्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बर्न के अंदर, इससे अक्सर ही कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। असेसमेंट ऑफ द बर्न्स, बर्न को असेस कैसे करेंगे? तो बर्न को बेसिकली तीन तरह से असेस किया जाता है। एक वैलेसिस रूल ऑफ 9 के जरिए से, जिसको अलेक्जेंडर वैलेस ने अप्लाई किया था। दूसरा, लुंड एंड ब्राउडर चार्ट के जरिए से, जो कि एक बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है बर्न को असेस करने का। एंड थर्ड, पेशेंट्स इंटायर हैंड एरिया इज 1%, मीन्स पेशेंट का जो हाथ है, पाम वाला जो एरिया है, उसको 1% बर्न कंसीडर करते हैं। तो इसके जरिए से कैसे मालूम कर सकते हैं कि हम एक क्लीन पीस ऑफ पेपर लेते हैं इस तरह से, और हैंड के साइज का, उस पेपर को हैंड के साइज का कट कर लेते हैं, और जितने भी बर्न के एरियाज हैं वहां पे उस पेपर को इस तरह से रखते हैं, और देखते हैं कि कितने पीस ऑफ पेपर को हम रख पाते हैं। सपोज करो कि हमारे बॉडी का इतना वाला सरफेस एरिया इन्वॉल्व हुआ है, तो इसमें हम 4 पीसेस रख सकते हैं। 4 पीसेस जो हैंड के साइज का हमने कट किया है वो रख सकते हैं। इसका मतलब कि जो अफेक्टेड एरिया है वो 4% है टोटल बॉडी सरफेस एरिया का। 100% टोटल बॉडी का काउंट किया जाता है, तो उसका 4% होगा ये एरिया, जो अफेक्टेड एरिया है। तो इस तरह से हम असेस करते हैं। इसमें वैलेसिस रूल ऑफ 9 को अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर 44 डिग्री टेम्परेचर्स पे 6 आवर तक कंटिन्यूअसली कोई पार्ट हमारे बॉडी का एक्सपोज होता है, तो वो डीप बर्न कॉज कर देगा। तो मींस अगर 45 डिग्री टेम्परेचर से कम पे 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर एक्सपोज हो बॉडी पार्ट 6 आवर्स तक, तब जाके डीप बर्न्स कॉज होगा। जबकि 65 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमारा बॉडी पार्ट को एक्सपोज होता है 65 डिग्री सेल्सियस पे, तो डीप बर्न कॉज करने में या फुल थिकनेस बर्न कॉज करने में सिर्फ 45 टू 60 सेकेंड्स लगेंगे। बहुत तेजी के साथ वो डीप बर्न कॉज कर देगा। ओके, नेक्स्ट, रूल ऑफ 9, वैलेसिस रूल ऑफ 9, जिसको अलेक्जेंडर वैलेस ने अप्लाई किया था असेस करने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 1951 के अंदर इसको अप्लाई किया गया था, इस वैलेसिस रूल ऑफ 9 को। सॉरी, वैलेसिस रूल ऑफ 9 में हम लोग देखेंगे कि एडल्ट्स, चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट्स तीनों के लिए अलग अलग परसेंटेज, बॉडी के परसेंटेज दिए हुए हैं। मींस अगर बॉडी का सिर्फ हेड एंड नेक का एरिया इन्वॉल्व होता है, तो उसको टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 9% एडल्ट के अंदर कंसीडर किया जाएगा, चिल्ड्रन के अंदर 18% कंसीडर किया जाएगा। इन्फेंट्स को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन का देखते हैं। हेड एंड नेक इन्वॉल्व हो तो एडल्ट में 9% एंड चिल्ड्रन के अंदर 18%। जबकि फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमिनल वॉल अगर इन्वॉल्व हो तो 18% एडल्ट के अंदर भी एंड 18% चिल्ड्रन के अंदर भी, दोनों में सेम है, फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमिनल वॉल। इसी तरह से बैक ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमिनल वॉल करें तो वो भी 18% एडल्ट में भी एंड चिल्ड्रंस के अंदर भी 18% कंसीडर किया जाएगा। लोअर लिम्ब 36% एडल्ट के अंदर, और चिल्ड्रंस में डिफरेंस है
चिल्ड्रंस में 27% होगा। मींस एक लोअर लिम्ब का चिल्ड्रंस के अंदर 13.5 कंसीडर किया जाएगा टोटल बॉडी सरफेस का एरिया, और इस तरह से दो लोअर लिम्ब मिला के 27%, जबकि एडल्ट के अंदर एक लोअर लिम्ब का 18% और दोनों मिला के 36% हो जाएंगे। अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब एडल्ट के अंदर 9%, एक लिम्ब का तो दोनों लिम्ब मिला के 18%, एंड चिल्ड्रंस के अंदर भी 18% ही कंसीडर किया जाएगा। पेरिनियम के लिए दोनों के अंदर ही 1% टोटल बॉडी सरफेस एरिया का कंसीडर किया जाता है। ओके, अभी टोटल सब देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंसेस हमें कहाँ कहाँ देखने को मिले। एडल्ट एंड चिल्ड्रंस के अंदर सिर्फ दो जगह पे डिफरेंस देखने को मिला, एक तो हेड एंड नेक के एरिया में, दूसरा लोअर लिम्ब में। बाकी दोनों के अंदर कॉमन है। हेड एंड नेक में क्या है, एडल्ट्स के अंदर सिर्फ 9% है, चिल्ड्रन में 18%, जबकि लोअर लिम्ब में हमने देखा कि एडल्ट्स में 36% है और चिल्ड्रंस के अंदर 27% है। तो ये दो एरियाज हमें अलग अलग याद करने हैं, बाकी सब में एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन में सेम है। जहां इन्फेंट्स की अगर बात करें तो इन्फेंट्स में हेड एंड नेक, फ्रंट ऑफ चेस्ट जितने भी हैं उन सब के लिए 20% कंसीडर किया गया है। तो जहां भी कहीं इन्फेंट्स का नाम आएगा और हेड एंड नेक, फ्रंट ऑफ चेस्ट ये अगर इस तरह से दे रखा हो तो वो हम 20% कंसीडर करेंगे, 20% पे मार्क कर देंगे। जबकि एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन में ये दो पॉइंट हमें अलग से याद रखने हैं, हेड एंड नेक का एंड लोअर लिम्ब का। ओके, देन है नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि हीट की वजह से हमने देखा कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस होने की वजह से कुछ वैजो एक्टिव पेप्टाइड्स रिलीज होते हैं। बर्न हो जाने की वजह से जिस एरिया में बर्न होगा तो वहां पे कुछ इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन्स वगैरह रिलीज होते हैं, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट एंड डायलेट करने का काम करते हैं, कंस्ट्रिक्ट एंड डायलेट करने का सबब होते हैं। तो कुछ वैजो एक्टिव पेप्टाइड्स रिलीज होंगे जो कि कैपिलरी परमेबिलिटी को अल्टर कर देगा। कैपिलरी परमेबिलिटी के अंदर उसकी वजह से कुछ चेंज आएगा, और जब कैपिलरी परमेबिलिटी अल्टर होगी तो फ्लूइड लॉस करेगा एंड सीवियर हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा। अभी हम लोग इस लेक्चर के बाद देखेंगे कि कैसे आज ही के लेक्चर में लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि कैसे कैपिलरी परमेबिलिटी अल्टर होती है और उसकी वजह से क्या क्या अफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। सपोज कीजिए कि ये हमारी कैपिलरी है, तो नॉर्मल कंडीशन में जितने पोर्स होते हैं और उस पोर से कैपिलरी के अंदर ही एक्सचेंज होता है, तो वहां से जो भी फ्लूइड बाहर की तरफ आता है, जितने अमाउंट के अंदर आता है, अभी उस अमाउंट से ज्यादा आने लगेगा, बिकॉज इसके अंदर पोर्स का जो साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो उसकी वजह से कुछ प्रोटीन्स वगैरह, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स वगैरह भी कैपिलरी से बाहर की तरफ आने लग जाते हैं जिसके सबब से फ्लूइड का बहुत ज्यादा लॉस होता है एंड वेसल्स के अंदर वॉल्यूम की कमी हो जाती है, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है। ओके, जब हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। देन जब कार्डिक आउटपुट कम होगा तो मायोकार्डियल फंक्शन भी डिक्रीज कर जाएगा, और कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से रीनल ब्लड फ्लो भी कम होगा, जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया होने लगेगा। यूरिया बोलते हैं कि अगर यूरिन आउटपुट कम हो जाए तो उस कंडीशन को ओलिगोयूरिया बोलते हैं। ओके, देन इसके बाद पल्मोनरी रेजिस्टेंस पल्मोनरी रेजिस्टेंस अल्टर होगा और फिर पल्मोनरी एडिमा होने लग जाएगा, और फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे बॉडी में। डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉज कर देते हैं जिसकी वजह से सेप्सिस वगैरह में पेशेंट पहुंच जाता है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट था कैपिलरी परमिएबिलिटी अल्टर होना, जिसकी वजह से, और वो होता किसकी वजह से है, कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन्स वगैरह रिलीज होते हैं जो उसको अल्टर करते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड का लॉस बहुत ज्यादा होता है
फ्लूइड लॉस होगा तो हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिया होगा तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा तो रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ओलिगोयूरिया होने लगेगा एंड पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, पल्मोनरी रेजिस्टेंस के अल्टर होने की वजह से, जिसकी वजह से फिर बाद में चल के काफी सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसके अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि बर्न में कॉमन कॉमन से इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने एक साथ इकट्ठा कर दिया है, उसको देखते हैं। Massive edema in the body is due to altered pressure gradient because of the injury to basement membrane. कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन के इंजरी होने की वजह से जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसके अंदर चेंज हो जाता है, मींस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में काफी ज्यादा गैप आ जाता है, जिसको अभी हम लोग बाद में देखने भी वाले हैं। तो इसकी वजह से मैसिव एडिमा बॉडी के अंदर हो जाता है, देखने को मिलता है। देन सेकेंड, बर्न के 2 से 4 दिनों के बाद एक्यूट गैस्ट्रिक डायलिटेशन एक्सरे वगैरह में दिखता है। देन इसी तरह से पैरालाइटिक इलियस एंड कर्लिंग अल्सर भी बर्न के बाद दिखता है, जो कि म्यूकोसल डिफेंस के डिक्रीज होने की वजह से कर्लिंग अल्सर होता है, एचसीएल के कमी की वजह से नहीं। कर्लिंग अल्सर का एक और नाम भी है, इसी को स्ट्रेस अल्सर भी कहा जाता है। तो अगर सीएनएस में बर्न की वजह से सीएनएस अगर अफेक्टेड होता है तो वहां पर जो स्ट्रेस अल्सर होता है उसको कुशिंग अल्सर बोलते हैं। कुशिंग अल्सर सीएनएस के अफेक्टेड होने की वजह से। और अगर स्टमक के अफेक्टेड होने की वजह से अगर स्ट्रेस अल्सर हो तो उसको हम कर्लिंग अल्सर बोलते हैं। देन जो बर्न के बाद सबसे कॉमन इन्फेक्शन पाया जाता है खास तौर पे अर्ली पीरियड में, वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। कुछ सूडोमोनास भी होते हैं। अगर एग्जाम में आए कि बर्न के बाद कॉमनेस्ट फंगल इन्फेक्शन कौन सा है, तो वो कैंडिडा होता है। इसके अलावा भी एस्परजिलस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस वगैरह ये सब भी इन्फेक्शंस दिखते हैं, पाए जाते हैं। ओके, इफेक्ट्स ऑफ द बर्न। बर्न का इफेक्ट ये होता है कि हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से शॉक एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, इसी की वजह से डेथ भी सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा रीनल फेल्योर, पल्मोनरी एडिमा, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, एडल्ट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको एआरडीएस बोलते हैं, रिस्पायरेटरी फेल्योर, ये सब बर्न इंजरी के इफेक्ट होते हैं। डेथ के कॉज क्या क्या है? डेथ के कॉज है एक हाइपोवॉल्यूमिया जिसकी वजह से शॉक हो जाता है हाइपोवोलेमिया की वजह से, और सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो इसी की वजह से होती है। उसके अलावा रीनल फेल्योर, पल्मोनरी एडिमा एंड एआरडीएस, सेप्टिसीमिया, मल्टी ऑर्गन फेल्योर, एक्यूट एयरवे ब्लॉक इन हेड एंड नेक बर्न्स, खास तौर पे हेड एंड नेक बर्न्स के अंदर एक्यूट एयरवे ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से डेथ दिखता है। देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जैक्सन जोन। जैक्सन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बर्न के एरियाज को 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट जोन जहां पे बर्न का सबसे ज्यादा असर होता है, जिसको जोन ऑफ कोआगुलेशन बोला जाता है। सपोज कीजिए कि ये एरियाज है जहाँ पे बर्न ने अफेक्ट किया है, तो जो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड पार्ट होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लेम आ रहा होगा, उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ कोआगुलेशन। उसको जोन ऑफ कोआगुलेशन कहा जाता है। यहाँ पे टिश्यू पूरी तरह से सेल डेड हो जाता है। देन इसके पास वाला एरिया जहाँ पे बर्न का इफेक्ट तो होता है लेकिन कोगुलेशन के मुकाबले में कम होता है, उसको जोन ऑफ स्टेसिस कहा जाता है। जोन ऑफ स्टेसिस, यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से उसको हील होने में टाइम लगता है और कई बार वो सेप्टिसीमिया में भी कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। जबकि जो सबसे लास्ट वाला जोन होता है उसको जोन ऑफ हाइपरईमिया कहा जाता है। जोन ऑफ हाइपरईमिया मीन्स यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, इसी वजह से
ये एरियाज फौरन से ठीक हो जाते हैं, जोन ऑफ हाइपरईमिया वाला। और ये बर्न के जहाँ पे बर्न डायरेक्टली फ्लेम गया हुआ होता है उससे उस एरिया से थोड़ा सा दूर भी होता है, इसलिए यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है, स्किन रेड हो जाती है, जो हमने फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर देखा था, वही सब सिम्टम इस वाले इसमें देखने को मिलते हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ द बर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो एरिया बर्न से अफेक्टेड हुआ है वहां पे हम 20 मिनट तक कंटिन्यू वाटर को इरिगेट करेंगे, वाटर को डालते रहेंगे। बट ध्यान ये रखेंगे कि उसमें हम कोल्ड वाटर का यूज नहीं करें, बल्कि नॉर्मल वाटर का यूज करें। कोल्ड वाटर यूज करने की वजह से कई बार पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है। देन एबीसी को मेंटेन किया जाएगा, एयरवेज, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को। मैनेजमेंट में बर्न रिससिटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि बर्न की वजह से फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा होता है, स्किन के जल जाने की वजह से भी, और इंटरनल तौर पर हाइपोवॉल्यूमिया, अल्टर्ड परमिएबिलिटी, कैपिलरी परमिएबिलिटी की वजह से हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, तो वहां उसकी वजह से भी फ्लूइड काफी ज्यादा लॉस होता है। ओके, तो इसमें हम फ्लूइड्स के तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट या फ्लूइड ऑफ चॉइस रिंजर लैक्टेट को माना जाता है, जिसको हार्टमैन फ्लूइड्स भी या हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। देन अगर बर्न मोर देन 15% हो, 15% से अगर ज्यादा एरिया टोटल बॉडी सरफेस के एरिया का अफेक्टेड होगा, तो हम फिर रायल स्ट्रिप का यूज करेंगे इनिशियली एस्पायरेट करने के लिए, कि अगर पेशेंट ने किसी चीज को निगल लिया होगा तो उसको एस्पायरेट करने के लिए, फिर बाद में इसी रायल स्ट्रिप को हम फीडिंग पर्पस के लिए भी यूज करेंगे। एंटीबायोटिक में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो पेनिसिलिन है बर्न के केसेस के अंदर। देन इन फ्लूइड रिसस्टेशन के लिए फ्लूइड कितना देना है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए टोटल 5 फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। बट हम लोग दो फॉर्मूलाज को, एक पार्कलियन रिजीम एंड दूसरा मुइर एंड बार्कले रिजीम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो बाकी के तीन हैं उनके सिर्फ नाम याद रखेंगे। पार्कले रिजीम क्या होता है कि 4 ml पर परसेंट बर्न पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 24 आवर्स में देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 ml देंगे, कितना पर परसेंट बर्न, सपोज ये बर्न का परसेंटेज 20 है, तो 20% पर केजी बॉडी वेट है 60 kg, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसको 24 आवर्स में इतने फ्लूइड्स को देंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैक्सिमम परसेंटेज बर्न का कंसीडर किया जाएगा वो 50% किया जाएगा। मीन सपोज कि अगर कोई किसी का टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 60% या 70% भी अगर अफेक्टेड पार्ट है, बर्न है उतने एरिया में, फिर भी हम उसको मैक्सिमम 50% ही काउंट करेंगे। ओके, फ्लूइड को देने का तरीका क्या होता है कि जो हाफ वॉल्यूम है वो फर्स्ट 8 आवर्स में दिया जाएगा, एंड जो रेस्ट है अब बाकी के हाफ वॉल्यूम है वो नेक्स्ट 16 आवर्स में दिया जाएगा। देन उसके बाद है मुइर एंड बार्कले रिजीम, भी काफी इंपॉर्टेंट है। मुइर एंड बार्कले रिजीम ये कहता है कि इसमें जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि परसेंट बर्न्स इनटू बॉडी वेट इन केजी। सपोज कीजिए कि 30% बर्न है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी बॉडी वेट होगा पेशेंट का, 60 kg सपोज ये बॉडी वेट है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर किया एंड उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना भी निकल के आएगा इसको 1 राशन से डिनोट किया जाता है। ओके, हम बर्न के बाद फर्स्ट 12 आवर्स में 3 राशन देंगे। मीन्स इस फॉर्मूला के जरिए से भी जितना कैलकुलेट होकर आया वो 1 राशन होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको फर्स्ट 12 आवर्स में देंगे। देन नेक्स्ट 12 आवर्स में 2 राशन दिया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट 12 आवर्स में 1 राशन फ्लूइड दिया जाता है। तो इस तरह से मुइर एंड बार्कले फॉर्मूला कहता है। देन नेक्स्ट है गैल्वेस्टन रिजीम, एंड उसके बाद है मॉडिफाइड ब्रोकी फार्मूला एंड इवांस फार्मूला। तो ये 5 फार्मूलाज हैं जो इसके लिए यूज किए जाते हैं, इन सब के नाम याद रखने, एंड जो अपर दो पहले वाला हमने डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा उस फार्मूलाज को भी उसके डिटेल याद रखना है, इसलिए कि अक्सर एग्जाम में
उन्हीं दो से पूछा जाता है, बट कभी कभी सिर्फ नाम भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा है जिसको फ्लूइड के लिए नहीं यूज किया जाता है या जिसको फ्लूइड्स के लिए यूज किया जाता है, कौन से फॉर्मूलाज को। ओके, देन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बर्न की ड्रेसिंग कैसी करनी है। तो दो तरह से बर्न में ड्रेसिंग करते हैं, बर्न की ड्रेसिंग करते हैं। एक ओपन मेथड यूज करते हैं, दूसरा क्लोज मेथड यूज करते हैं। ओपन मेथड के अंदर हम ओपन मेथड तब करेंगे जब बर्न फेस में या फेस पर या हेड या फिर नेक पर हो बर्न, तो हम ओपन मेथड यूज करेंगे। इसमें सिल्वर सल्फर डायाजीन को अप्लाई कर देते हैं एंड बर्न को ओपन छोड़ देते हैं। जबकि क्लोज मेथड के अंदर हम ये सिल्वर सल्फर डायाजीन या कुछ मेडिसिन लगाने के बाद उसको हम गॉस के जरिए से क्लोज कर देते हैं। बर्न में एक इंपॉर्टेंट है मार्जोलियन अल्सर। मार्जोलियन अल्सर ये रेयर टाइप के स्किन कैंसर है, रेयर टाइप का स्किन कैंसर है जो कि बर्न की वजह से देखने को मिलता है, बर्न की वजह से होता है मार्जोलियन अल्सर। ओके, इस तरह से हमने बर्न के बारे में टोटली डिस्कस किया। बर्न के बारे में आप लोगों से मैंने कहा था कि लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग अल्टर कैपिलरी परमिएबिलिटी कैसे अल्टर होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे अल्टर करेगा। पहले हम इसके लिए, इसको समझने के लिए दो टर्म्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, बस सिंपल वर्ड्स में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्लूइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। मीन जितना ज्यादा फ्लूइड होगा उतना ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटीन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर बेस्ड होता है, जितना ज्यादा प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसमें हमें समझना ये है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमेशा आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, अपने से दूर लेकर जाएगा फ्लूइड को। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्ड मूवमेंट करता है, मींस अपने से करीब लेकर आता है फ्लूइड को, अपनी तरफ फ्लूइड को लेकर आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्ड मूवमेंट, जबकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आउटवर्ड मूवमेंट, बाहर की तरफ फ्लूइड को लेकर जाएगा। इसका एग्जांपल से हम लोग समझ में दे सकते हैं कि जहां पे हम लोग देखेंगे नमक रखते हैं उसके आसपास की जो जमीन होती है वो गीली हो जाती है। वो किस लिए होती है? कि वो साल्ट्स अपनी तरफ फ्लूइड को खींचता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से बनता है? कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, उनकी वजह से एंड कुछ प्रोटीन्स की वजह से। तो ये फ्लूइड्स को अपनी तरफ खींचेंगे, जबकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्लूइड को अपने से दूर लेकर जाएंगे। ओके, अभी हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो हम पहले नॉर्मल कैसे फ्लूइड का एक्सचेंज होता है वो देखते हैं, फिर उसके बाद परमिएबिलिटी अगर अल्टर्ड हो जाती है तो फिर कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम सब लोगों को पता है कि नॉर्मली एक्सचेंज का प्रोसेस कैपिलरी में होता है, मींस वेसल्स में, ऑर्टा, आर्टरी, आर्टरियोल, इन सब जगहों पे नहीं होता। हमेशा कैपिलरी के अंदर एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ये आर्टीरियोलर इंड है और ये वाला वेनुलर इंड है। अगर हम बात करें तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आर्टीरियोलर इंड की तरफ 32 mmHg होता है, जबकि वेनुलर इंड की तरफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 13 होता है, 13 या 12 होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू आउट द कैपिलरी सेम होता है, मीन्स यहाँ भी 25 होगा और यहाँ भी 25 होता है। यहाँ भी 25 होती है, 12 होता है, यहाँ भी 25 होता है। ओके, अगर हम आर्टीरियल इन की तरफ देखें तो यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस 7 का है, मीन 7 हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा है। तो मुझे बताइए कि फ्लूइड किधर से किधर जाएगा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्लूइड को बाहर की तरफ भेजता है, तो मीन्स कैपिलरी से फ्लूइड अभी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा टिश्यू स्पेस के अंदर,
जहां से फिर टिश्यू के अंदर जाएगा एंड टिश्यू उसको यूटिलाइज करेगी। यूटिलाइज करने के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एंड कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे। अभी हम वेनुलर इन पे देखते हैं। तो वेनुलर इन पे ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम है 25, बट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पे 12 है। तो टोटल डिफरेंस दोनों का देखें तो यहाँ पे 13 ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। और आप सब लोगों को पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, अपनी तरफ फ्लूइड को लेकर आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड अंदर की तरफ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसकी तरफ फ्लूइड खींचेगा। तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड या बाई प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो कैपिलरी के वेनुलर एंड से अंदर की तरफ कैपिलरी में चले जाते हैं, फिर यहाँ से वेन्यूल में, फिर वेन्स में एंड वेना कैवा के थ्रू होता हुआ हार्ट में पहुंचता है एंड फिर लंग में जाके जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये टोटल एक नॉर्मल फिनोमिना है जो चलता रहता है। ओके, हमने बात करी कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि टिश्यू का भी अपना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, बट वो इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये हमारे एक्सचेंज के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं डालता, बट कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करते हैं अब नॉर्मल कंडीशन की, जब कैपिलरी परमेबिलिटी अल्टर हो जाएगी। सपोज कि ये कैपिलरी है, नॉर्मल कंडीशन में जिस तरह से हमने देखा वो होता रहता है, बट अगर परमेबिलिटी अल्टर कर गई, परमेबिलिटी परमेबिलिटी अल्टर कर गई और अभी जो पोर्स का साइज है वो थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं होता बट थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, तो उसकी वजह से जो भी प्रोटीन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो सब काफी ज्यादा अमाउंट में टिश्यू स्पेस के अंदर पहुंच जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर काफी ज्यादा कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। जबकि कुछ फ्लूइड भी बाहर आते हैं तो उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कम होता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के मुकाबले में उतना ज्यादा कम नहीं होता है। हमने देखा था कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 32 था पहले, अभी सपोज करो कम होके 30 हो गया। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर पहले कितना था, 25 था, अभी कम होके सपोज करो, इसलिए कि काफी ज्यादा कम होता है तो 15 हो गया। तो 30 और 15 ये डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस अभी कितना है, 15 है। 15 हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपने से दूर लेकर जाएगा फ्लूइड को, तो कैपिलरी से, ब्लड वेसल से फ्लूइड बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर टिश्यू स्पेस में, यहाँ पे टिश्यू स्पेस में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब इतना ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से फ्लूइड वापस उतने अमाउंट में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से फ्लूइड का अकोमुलेशन होने लग जाता है और एडिमा एडिमा कॉज कर देता है। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है जो जिसकी वजह से एडिमा होता है एंड यहाँ से हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, मींस कैपिलरी से वेसल से फ्लूइड की कमी हो जाती है। ओके, हम लोग जब लाइव लेक्चर लेंगे तो वहां पे भी इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और भी जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हम लाइव लेक्चर्स में उसको समझेंगे। और जहां कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी समझने में या किसी भी तरह की, तो आप सेम टाइम पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और फिर वहां पे डाउट भी क्लियर किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और मैं मेंशन कर दूं कि पहले एआईपीजीईटी में के जो एग्जाम हुआ करते थे वहां पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे। मीन्स इसके नाम क्या है, इसके इसकी लेंथ क्या है, इसके विड्थ क्या है, ये अभी इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए। अभी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलना है, खास तौर पे वो वाले कॉन्सेप्ट जो एआईपीजीटी एग्जाम क्रैक करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो यूनापॉल्स पे कोशिश की जाएगी कि जो आजकल का ट्रेंड चल रहा क्वेश्चन का जो पैटर्न चल रहा उस तरह से क्लासेस ली जाए, ताकि आप लोग आसानी से एग्जाम क्रैक कर सको। थैंक यू।